दोनों लंबाई है तो ऐसा ही मात्रक दोनों का मीटर होगा और सीजीएस मात्रक दोनों का सेंटीमीटर होगा। आपने सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि नजिया परवीन कह रहे हैं कि बात करनी है, तो एक तरीका है बेटा, आप जब मैं 2 बजे बाद फ्री हो जाऊं आप हमारे कॉल अटेंडेंट को कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं कर लूंगा बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ऐसा ही मात्रक मीटर है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर है। तो इस बात को समझें कि मीटर और सेंटीमीटर दोनों का ही सेम मात्रक है, क्योंकि दोनों है तो लंबाई। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे इनका विमीय सूत्र बताइए, विमीय सूत्र, तो देखिए दोनों लंबाई है, द्रव्यमान का मतलब नहीं है, टी का मतलब नहीं है, विमीय सूत्र होगा m0l t0, ये इनका विमीय सूत्र कहलाएगा। विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र होगा m0l t0। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या डिस्कस करना चाहिए? इसके बाद ये डिस्कस करना चाहिए कि इनमें से अदिश कौन है और इनमें से सदिश कौन है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो, अदिश राशि वो होती है जिसके पास केवल और केवल परिमाण होता है, वैल्यू होती है। जिसके पास दिशा नहीं होना वो सदिश नहीं है, वो अदिश राशि कहलाती है। तो अदिश राशि वो है जिसके पास केवल और केवल परिमाण हो। बात को समझने की कोशिश करना, परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, परिमाण का मतलब हो गया वैल्यू, सिंपल भाषा में अगर आप देखें तो वैल्यू। जिसके पास केवल और केवल वैल्यू है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो परिमाण है, वो अदिश है। तो अदिश के पास केवल परिमाण है और दूरी जो है आपकी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी के पास किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं है, ये दिशाहीन है, बस इसके पास परिमाण होता है, इसके पास वैल्यू होती है और इसको किसी चीज से मतलब नहीं है। आगे बढ़ो। सदिश, विस्थापन आपकी एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन का, अब देखो सदिश होने की 3 कंडीशंस हैं। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो फिर वो राशि सदिश राशि नहीं कहलाती है। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसके पास वैल्यू होनी चाहिए। ये तो अदिश की कंडीशन हो गई है ना। सदिश की कंडीशन सुन लो। सदिश के लिए भी पहली बात तो वही है कि उसके पास वैल्यू होनी चाहिए, मतलब परिमाण होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास दिशा होनी चाहिए, डायरेक्शन का होना, दिशा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज उसके पास जो होना अत्यंत आवश्यक है परिमाण और दिशा के बाद, वो है कि वो सदिश योग के नियम का पालन करनी चाहिए। सदिश योग के नियम का पालन अगर नहीं करेगी तो हम उसको सदिश राशि नहीं मानेंगे। इन तीनों में से एक भी चीज अगर कम हो गई, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, बाद में गड़बड़ होती है, इन तीनों में से अगर एक भी चीज कम हो गई तो फिर आपको जो है ऐसा मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? बढ़िया। अब ध्यान दो, दूरी और विस्थापन में से विस्थापन सदिश राशि है। अगर आपको मैं या कोई भी टीचर ये बोले कि ये पर्टिकुलर राशि जो है वो सदिश है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है कि उससे पूछो कि अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा कौन सी है, इसकी दिशा बताइए सर जी, इसकी दिशा कौन सी है। तो अगर अपन बात करें सदिश राशि की, तो विस्थापन अपने आप में एक सदिश राशि है और उसकी जो दिशा है वो कहां से कहां होती है, वो होती है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। ठीक है, तो विस्थापन आपकी एक सदिश राशि है और विस्थापन की दिशा कहां से कहां होती है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। आप चेक भी करते हो, जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसकी दिशा की डायरेक्शन मैंने ये बनाई थी, हमेशा जो आपकी विस्थापन की दिशा है वो कहां से कहां होगी, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर, इस तरह से। आ गई ये बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट,
अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, स्पेशल पॉइंट आपके लिए यह है, एक बात बताओ, मैंने आपको दो बिंदु दे दिए, मैंने कह दिया कि ये आपके पास फिक्स है, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये फिक्स मान लो, ये आपकी अंतिम स्थिति है, इसको फिक्स मान लो। अगर दिए गए दो बिंदुओं के लिए, हमने दो बिंदु दे दिए आपको, एक प्रारंभिक स्थिति का हो गया, एक अंतिम स्थिति का हो गया, दिए गए दो बिंदुओं के लिए कितनी दूरियां संभव हैं? दिए गए दो बिंदुओं के लिए, दिए गए दो बिंदुओं के लिए कितनी दूरियां संभव हैं, बताओ। अब सोचते हैं इसके बारे में कि भाई एक्चुअल में कितनी दूरियां संभव है। अगर आप सोचो, यहां से आप चले, मान लो आपने ये वाला रास्ता तय किया, अगर आप यहां से चल करके इस रास्ते तक पहुंचे तो ये आपकी दूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं। तो एक दूरी ये हो सकती है। दूसरा, आपका मन किया कि नहीं, यहां से मैं ऐसे घूम के इधर से जाके ऐसे आऊंगा, तो वो आपकी दूसरी दूरी हो गई। आपका मन किया कि भाई मैं यहां से घूम करके ऐसे जाकर के इधर आऊंगा, तो ये आपकी तीसरी दूरी हो गई। आपका मन किया कि भाई मैं यहां से घूम के ऐसे जाके इधर जाऊंगा, तो आपकी चौथी दूरी हो जाएगी। इसका मतलब आप एक बिंदु, आपका मन किया कि नहीं मैं तो यहां से घूम के इधर से ऐसे, यहां से रोता फिर के फिर यहां पहुंचूंगा, तो यह आपकी चौथी दूरी हो गई। ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। मतलब किन्हीं दिए गए दो बिंदुओं के लिए, अपन किसी दी गई प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के लिए दूरियों के अनेक मान संभव है, क्योंकि आप अलग 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 रास्ते से पहुंच सकते हो। तो अगर आप अलग अलग रास्ते से पहुंचोगे तो बहुत सारे मान संभव है। परंतु अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में विस्थापन कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों के बीच में एक ही विस्थापन है, क्योंकि विस्थापन होता है लघुत्तम पथ, और इन दोनों के बीच में लघुत्तम पथ जो है वो एक ही है। तो इन दोनों के बीच में जो विस्थापन है वो एक ही होगा, लघुत्तम पथ एक ही है, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा हमेशा। तो किसी दिए गए दो बिंदुओं के लिए दूरियों के अनेकों मान संभव हैं, परंतु विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान होता है। ये बात आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। चलो लिखो इस बात को कि दी गई प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के लिए दूरी के अनेक मान संभव हैं, परंतु विस्थापन एक ही होता है। ध्यान रखना, दी गई प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह करके देखते हैं। बाकी हमने सब कुछ मोटी मोटी चीजें डिस्कस कर ली हैं, अच्छे से आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपकी शीट के अंदर प्रश्न है ही, तो वो आपको करना ही है सॉल्व। देखिए